नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC का एक काफ़ी विस्तृत विज्ञापन है। ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी के पदों के लिए है। विज्ञापन संख्या है 04/2026। अब ये दस्तावेज जो है ये काफ़ी बड़ा है और इसकी भाषा भी काफ़ी तकनीकी है। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम इसमें से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें और उसे एकदम आसान भाषा में सामने रखें, ताकि आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं पानी की तरह साफ हो जाए। ठीक है, तो इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये पद भी देखिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ये सीधे सीधे राज्य के जो बुनियादी ढांचे हैं उनसे जुड़ा है और वेतनमान भी काफी आकर्षक है, 53,100 से 1,67,800 रुपए तक। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बातों पर आते हैं। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी और विभाग है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक राजपत्रित गजेटेड पद है, जिसकी समाज में एक अलग ही प्रतिष्ठा और अलग जिम्मेदारियां होती हैं। सही कहा। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना महंगा पड़ सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 13 जनवरी 2026 से और आवेदन जमा करने की साथ ही फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 12 फरवरी 2026। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये शाम 5 बजे तक ही है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। 5 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। क्या? दस्तावेज में साफ लिखा है कि उम्मीदवार की जो पात्रता है, चाहे वो उम्र हो या आपकी शैक्षणिक योग्यता, वो सब कुछ इसी आखिरी तारीख यानी 12 फरवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। अच्छा। इसका मतलब है कि इसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो मान्य नहीं होगा। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। अब पदों के वर्गीकरण पर आते हैं। किस श्रेणी में कितने अवसर हैं? कुल पद हैं 50। चलिए इन्हें श्रेणियों में बांटकर देखते हैं। अनारक्षित यानी जनरल के लिए हैं 25 पद। अनुसूचित जाति SC के लिए हैं कुल 13 पद, जिसमें कुछ बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। और पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं कुल 7 पद। इसमें BCA और BCB दोनों मिलाकर हैं और यहाँ भी बैकलॉग शामिल है। और आखिर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 5 पद हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों ESM और दिव्यांगजनों PWBD के लिए भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। आपने ये बैकलॉग शब्द का जिक्र किया, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, बैकलॉग का सीधा सा मतलब है कि ये वो पद हैं जो पिछली भर्तियों में किसी वजह से खाली रह गए थे और अब उन्हें इस भर्ती में जोड़ दिया गया है। अच्छा, तो ये पिछली भर्ती की सीटें हैं, ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। शैक्षणिक योग्यता आवेदन कर कौन सकता है? इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। और वो विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त और AICTE से स्वीकृत होना ही चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, वो ये कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड से मिली डिग्री मान्य नहीं होगी। बिल्कुल। और दस्तावेज में AMI करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी एक शर्त दी गई है। केवल वही लोग पात्र हैं जिन्होंने 31 मई 2013 से पहले AMI में दाखिला लिया था और परीक्षा पास कर ली है। अच्छा, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक तारीख है। हाँ, और इसके अलावा एक और शर्त है जो लगभग हर हरियाणा की भर्ती में होती है। 10वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा होना अनिवार्य है। ठीक है। अब आते हैं उम्र के गणित पर। आयु सीमा और उसमें मिलने वाली छूट। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष और इसकी गणना भी 12 फरवरी 2026 को ही की जाएगी। लेकिन यहाँ कई श्रेणियों के लिए छूट भी है ना? हाँ, बिल्कुल। हरियाणा के जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 5 साल की सीधी छूट है। और दिव्यांगजनों के लिए? दिव्यांगजनों के लिए 5 साल की छूट है, लेकिन अगर वो किसी आरक्षित वर्ग से भी हैं, जैसे SC या BC, तो उन्हें कुल 10 साल की छूट मिल सकती है। और महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है। विधवा, तलाकशुदा या जो महिलाएं कानूनी रूप से अलग रह रही हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है।
और यहाँ तक कि हरियाणा की अविवाहित महिलाओं के लिए भी 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प नियम भी है। भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है, वो सारी छूटों को मिलाकर भी 52 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो एक अपर लिमिट भी तय कर दी गई है। जी, और ये भी ध्यान रखना होगा कि आरक्षित श्रेणी की छूट तभी मिलेगी जब उस श्रेणी के लिए पद आरक्षित हो। बिल्कुल सही। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आवेदन कैसे करें। प्रक्रिया 4 चरणों में है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा फॉर्म भरना, तीसरा फीस का भुगतान और चौथा और शायद सबसे जरूरी हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का फाइनल सबमिशन। यहाँ एक ऐसा स्टेप है जहां मतलब सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। कौन सा? फीस जमा करने के बाद आपको अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उस पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करने हैं और फिर उस साइन की हुई कॉपी को स्कैन करके वापस वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। ये स्टेप बहुत लोग भूल जाते हैं। दस्तावेज में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर उम्मीदवार ये हस्ताक्षरित कॉपी अपलोड नहीं करता है तो उसका आवेदन अधूरा माना जाएगा और उसे बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। मतलब सारी मेहनत बेकार? बिल्कुल। और एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई भी बदलाव नहीं। अगर कोई गलती हो गई तो एकमात्र उपाय है कि नई फीस के साथ नया फॉर्म भरा जाए। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। अब जरा फीस की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए कोई फीस नहीं है, 0। हरियाणा की महिला उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों के लिए ये 250 रुपये हैं और सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों और बाकी सभी के लिए 1000 रुपये। फीस के साथ साथ दस्तावेजों की सूची पर भी खास ध्यान देना होगा। आपकी फोटो, आपके हस्ताक्षर, डिग्री, जाति प्रमाण पत्र और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और यहाँ जाति और EWS प्रमाण पत्र को लेकर भी एक बहुत जरूरी शर्त है ना। हाँ, और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो उम्मीदवार करते हैं। ये जो प्रमाण पत्र हैं, ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होने चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 1 अप्रैल 2025 के बाद बने हो। मतलब बिल्कुल ताज़ा सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल। आयोग ने साफ कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयन कैसे होगा? परीक्षा का तरीका क्या है? चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा का जो सिलेबस है वो अपेंडिक्स डी में नहीं दिया गया है, बल्कि वो यूपीएससी के परीक्षा नोटिस संख्या 012024 इंजीनियरिंग के अनुसार होगा। ये थोड़ी अजीब बात है, भर्ती 2026 की और सिलेबस 2024 की अधिसूचना का। हाँ, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित हैं। जी। उम्मीदवार को हर विषय में कम से कम 40% अंक लाने होंगे और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। और अगर कोई ये न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही सीटें खाली क्यों न रह जाए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर 3 बातें गांठ बांधनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा अपलोड करना अनिवार्य है, इसे भूलना नहीं है। दूसरी, आखिरी तारीख 12 फरवरी 2026 शाम 5 बजे है, रात 12 बजे नहीं। और तीसरी, आपके जाति और आय प्रमाण पत्र बिल्कुल नए और सही वित्तीय वर्ष के होने चाहिए। बिल्कुल। और अब उस सवाल पर आते हैं जो आपने उठाया था, सिलेबस वाला। हाँ। दस्तावेज कहता है कि सिलेबस 2023 की यूपीएससी अधिसूचना पर आधारित है, जबकि ये भर्ती 2026 की है। ऐसे में एक गंभीर उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? उसे सिर्फ दिए गए सिलेबस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे ये सोचना होगा कि इन 3 सालों में परीक्षा के पैटर्न या विषयों में क्या बदलाव आ सकते हैं। मतलब तैयारी को थोड़ा भविष्य के हिसाब से ढालना होगा। बिल्कुल। सिर्फ नियमों को जानना काफी नहीं होता, उनके बीच जो छिपे हुए संकेत हैं उनको समझना ही असल में सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।